नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जांगीड़ आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल तक्षशिला पे स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले पार्ट में ये देखा कि किस प्रकार वेबल योजना और कैबिनेट मिशन योजना आई। हालांकि वेबल योजना को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन कैबिनेट मिशन के जो प्रावधान थे वो बहुत ही अच्छे थे और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। और उसके द्वारा फिर जुलाई अगस्त 1946 में हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं और संविधान सभा का निर्माण हो जाता है। आज हम संविधान सभा की किस प्रकार बैठकें होती है, किस प्रकार वो अपना काम शुरू करती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की पहली बैठक थी और इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अब ये जो 207 सदस्य हैं वो 389 में से 207 सदस्य नहीं हैं। दरअसल उस वक्त जो है देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे, यानी कि 296 जो सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य थे 296, उन्हीं में से 207 सदस्यों ने जो है पहली बैठक के अंदर भाग लिया। यहाँ पे विद्यार्थी अक्सर ये पूछते हैं कि 296 जब सदस्य थे तो मात्र 207 सदस्यों ने जो है भाग कैसे लिया, शेष जो सदस्य थे वो क्या कर रहे थे। तो साथियों, जो मुस्लिम लीग है उन्होंने जो है संविधान सभा का जो है बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग के जो है 73 सदस्य जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए थे। और ये भी नहीं है कि भाई पूरे के पूरे 73 सदस्य शामिल नहीं हुए थे, कुछ सदस्य शामिल हुए भी थे, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तो इस प्रकार के जो सदस्य हैं वो शामिल भी हुए थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो है मुस्लिम लीग के जो है अधिकांश सदस्य शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा कुछ सदस्य जो है बीमार भी थे, कुछ सदस्य जो है अनुपस्थित रह गए थे किसी कारणवश। इस वजह से केवल 207 सदस्यों ने जो है वो संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम बैठक के अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक के अंदर क्या कार्यवाही की गई? इसके तहत सबसे पहले बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सबसे बुजुर्ग सदस्य को, ताकि संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल सके। ये प्रावधान जो है हमने फ्रांस से, अमेरिका से, इनसे लिया है। जब अमेरिका, फ्रांस ये देश आज़ाद हुए और उन्होंने संविधान सभा का गठन किया तो उन्होंने भी जो है अपने वरिष्ठतम सदस्य को क्या बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। हमने भी जो है उनकी देखा देखी करके और अपने जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उस वक्त सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी को। हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम है। तो उपाध्यक्ष बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को और सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ये प्रथम अध्यक्ष भी है, ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी है। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की जो है तीसरी बैठक होती है। दूसरी जो बैठक है वो 10 दिसंबर को होती है। 10 दिसंबर की बैठक में कोई कार्यवाही नहीं होती है, केवल जो है अध्यक्ष के लिए जो है फॉर्म भरे जाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो जो है फॉर्म भरते हैं। वो 4 फॉर्म भरते हैं, 2 फॉर्म जो है खारिज हो जाते हैं, 2 फॉर्म उनके सही होते हैं। और 11 दिसंबर की बैठक को जो है राजेंद्र प्रसाद जो है एकमात्र फॉर्म भरने वाले जो है होते हैं। तो निर्विरोध रूप से जो है इनको जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसी दिन जो है BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, इनको जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है स्थायी अध्यक्ष अब किसको बनाया गया है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं ये कहाँ के थे? तो ये बिहार से थे, बिहार राज्य से संबंधित थे। स्थायी अध्यक्ष है। और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब इसका जो आंसर क्या आता है? सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा प्रश्न,
संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब भी जो है उत्तर क्या आएगा, सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तभी आपको जो है राजेंद्र प्रसाद पे टिक करना है। तो आपको जो है प्रश्न की जो लैंग्वेज है उस पर आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं अपन। 11 दिसंबर की जो बैठक है वो तीसरी बैठक के रूप में अब समाप्त हो गई है। अगली जो बैठक है वो होती है 13 दिसंबर 1946 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है। इसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और ये उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जो है कितने उद्देश्य थे, 8 उद्देश्य थे, और ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जो है प्रस्तावना के रूप में जो है पारित होता है। उद्देश्य का मतलब यह है कि हमारे जो संविधान की जो संविधान है, वो जो संविधान हम निर्माण कर रहे हैं, उस संविधान का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को बताने के लिए ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 13 दिसंबर 1946 की बैठक में रखा गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। अगली बैठक उसके बाद में 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना लाई जाती है। माउंटबेटन योजना जो है इसलिए लाई जाती है क्योंकि उस वक्त जो है जो इटली होते हैं वो ये घोषणा करते हैं कि भारत को 30 जून 1947 को आज़ाद कर देंगे। कब आज़ाद कर देंगे, 30 जून 1947 को इटली घोषणा करते हैं कि भारत को 30 जून 1947 को आज़ाद कर देंगे। अब 30 जून 1947 को आज़ाद करने के लिए वो एक योजना रखते हैं, माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन उस वक्त भारत के वाइसरॉय थे, तो ये अपनी ओर से एक योजना रखते हैं भारत विभाजन की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना है, तो वो विभाजन किस प्रकार किया जाए, तो इसके लिए जो है माउंटबेटन योजना रखी जाती है। और इसके तहत जो है इस योजना को स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि पृथक रूप से जो है पाकिस्तान का निर्माण स्वीकार कर लिया जाता है। साथियों, जब माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद में एक विधेयक जो है 18 जुलाई 1947 को रखा जाता है ब्रिटिश संसद के अंदर, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित होता है। और उसके तहत जो है भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाता है। और जो संविधान सभा होती है उसे पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र बना दिया जाता है कि वो अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का जो है संविधान बना सकती है। उसके बाद में 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्र ध्वज जो तिरंगे को जो है अपना लिया जाता है। तिरंगे का जो अनुपात है वो 3:2 के रूप में ये बनाया जाता है। और इसके अंदर जो है 3 रंग की जो है पट्टियां हैं। सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग की पट्टी होती है, और बीच में जो है सफ़ेद कलर की, और उसके नीचे जो है हरे कलर की पट्टी होती है। और बीच में जो है नीले रंग का जो है चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती है, यानी कि 24 घंटे जो है भारत विकास कर सकें। तो इस प्रकार जो है हमने ये जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में जो है अभी अपन ने जो है अध्ययन किया है। तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, और इसके अंदर जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को, और उपाध्यक्ष एन.सी. मुखर्जी को बनाया जाता है। 11 दिसंबर को जो है अगली बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद को, और संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है B.N. राव को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है, जिसमें 8 उद्देश्य थे। और यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, और माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद में एक विधेयक ब्रिटिश संसद के अंदर रखा जाता है जो भारत को स्वतंत्र करने से संबंधित था, और वो 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित होता है। और 22 जुलाई 1947 को फिर राष्ट्र ध्वज को अपनाया जाता है। साथियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो साथियों, अगली जो महत्वपूर्ण तारीख है वो है 15 अगस्त 1947। इस दिन भारत जो है आज़ाद हो गया था।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया गया था। और इस दिन जो भारत है वो एक अधिराज्य के रूप में स्वतंत्र हो गया था। अधिराज्य शब्द का जो मतलब है वो ये है कि जो भारत है वो आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र है, लेकिन बाह्य रूप से थोड़ा जो है विदेशी शक्ति के नियंत्रण में है। जब तक हमारे देश का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से निर्मित होकर लागू नहीं हो जाता, तब तक जो है भारत का संविधान जो है, भारत की जो शासन व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम के तहत चलाई जाएगी, ऐसी जो है व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को जो है, जिसे विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इसे अंतिम रूप से जो है प्रस्ताव के रूप में जो है इसे संविधान सभा के अंदर पारित किया गया और इस संविधान को जो है भारतीयों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए जो है इसे विधि दिवस जो है मनाया जाता है। विधि का मतलब जो है कानून होता है, यानी कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में 1950 से इसे मनाया जा रहा है। जब हमारे संविधान को जो है स्वीकार किया गया तब उसमें एक प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। इस प्रकार भारत का जो संविधान है वो काफ़ी विस्तृत संविधान था और इस संविधान के जो निर्माता है वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब। 2015 से मोदी सरकार ने जो है इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अंबेडकर साहब की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 का दिन आता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक होती है। ये 12वां अधिवेशन था और ये 12वें अधिवेशन के तहत जो है अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने जो है इस दिन उपस्थित थे और उन्हीं 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर जो है हस्ताक्षर किए थे। इस संविधान पर पहले व्यक्ति जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। 284 जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं उनमें से जो है 8 महिला सदस्य थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 का दिन आता है और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश के जो संविधान है उसे लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन के अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति देने के लिए वहाँ पर एक निर्णय लिया जाता है कि 1930 से, यानी कि 26 जनवरी 1930 से जो है प्रति वर्ष 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए 26 जनवरी का जो है एक ऐतिहासिक महत्व है और उसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जब हमारा जो संविधान है वो तो 26 नवंबर 1949 को ही जो है क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था और वो चाहते तो उसे 26 नवंबर 1949 को जो है लागू कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी का जो है ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे यादगार के तौर पर जो है रखने के लिए इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो इस प्रकार 26 जनवरी को जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, इस प्रकार संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उसका अपन ने अध्ययन किया है और अब अपन संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जो है फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, अब है संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी, यानी कि संविधान सभा की जितनी भी सदस्य संख्या थी उनमें से जो है 15 महिला सदस्य थी। और अपन ने पढ़ा कि जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी उनमें से जो है 8 महिला सदस्य उस वक्त जो है उपस्थित थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में एस यानी कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की जो संख्या थी वो 26 थी और अनुसूचित जो जनजाति थी उनके सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 33 यानी कि 33 सदस्य संख्या थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी,
तो अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26 थी। और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी जो सदस्य थे उनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी एकमात्र साम्यवादी सदस्य थे। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन सदस्य का जो नाम था उनका नाम था फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा में पारसी समुदाय के सदस्य का जो नाम था वो था PH मोदी। और संविधान सभा में एकमात्र जो मुस्लिम महिला जो सदस्य है उनका क्या नाम है? बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र जो है मुस्लिम महिला थी। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की जो प्रथम जो बैठक है वो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी के साथ संविधान सभा की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले क्लास के अंदर प्रस्तावना के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।